फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गाइडिंग लाइट ट्यूटोरियल में। और मैं आज कुछ क्वेश्चंस की सीरीज फिर आपके सामने लाया हूं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए चलिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ की संकल्पना दी? टेलर, इनका पूरा नाम ग्रिफिथ टेलर है, ATA लेयरमांथ, कॉल रिटर और EC सैंपल, एलन चर्चिल सैंपल। तो इनमें से किसने रुको और जाओ शब्द की संकल्पना दी थी? तो ये दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। तो ग्रिफिथ टेलर जो है वो एक जर्मनी की विचारधारा है, जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर, जो यहाँ के भूगोलवेता थे। इन्होंने रुको और जाओ शब्द की संकल्पना दी और रुको और जाओ शब्द को दूसरा नाम नव निश्चयवाद संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। और इससे पहले जो संकल्पनाएं आई थी, वो सबसे पहले जो संकल्पना आई थी वो निश्चयवाद थी। निश्चयवाद आप लोग लिखते चलिए, निश्चयवाद ये यूनान की विचारधारा थी। और इसके जो समर्थक थे या जिसके जो खोजकर्ता थे, इस विचारधारा की जो सिद्धांत दिया था जिन्होंने, उनका नाम है रेडजेल। मानव भूगोल के जन्मदाता भी इनको कहा जाता है, रेडजेल। तो आप लोग इसको करें। अब दूसरी वाली जो विचारधारा थी वो फ्रांस की आई, जिसके जनक फेवरे थे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन, कॉस्मोस नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी? कॉस्मोस, तो ये लिखी थी हमबोल्ट ने। अगला क्वेश्चन, भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न रेखा है, यानी जो रेखा भारत के समय को डिनोट करती है, जिसके हिसाब से भारत का जो समय है वो निर्धारित किया जाता है, वह कौन सी रेखा है? तो ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है आपको, जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये इसमें करेक्ट है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर क्या होता है आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है किस तरीके से टाइम डिनोट करते हैं। ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया और ये आपका हो गया पूरब। अब पूरब में जाने पर समय क्या होगा? प्लस होता है, और पश्चिम में जाने पर समय क्या होगा? माइनस होगा। यानी और कितना समय माइनस होगा? यह आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है और इस तरीके से देशांतर रेखाएं खींची जाती है। तो प्रत्येक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय इधर क्या होगा? प्लस, और इधर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डूरंड रेखा कौन कौन से देशों को अलग करती है? डूरंड रेखा किस किस देश को अलग करती है? तो आपको बता दें, डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और आप लोग आप लोग जरा इसका भी आंसर बता दीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो इनके बीच जो है वो है रेडक्लिफ रेखा। और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो यह है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछी जा रही है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली और हिमालय। जो प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान में आपकी पड़ती है। और पश्चिमी घाट किसको कहते हैं भारत में? तो पश्चिमी घाट जो भारत का इस तरीके से जो मैप है, और इस तरीके से जो मैप है, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट और इसको बोलते हैं आपका पूर्वी घाट। और अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। हिमालय पर्वत जो है वो नवीन वलित पर्वत में आता है। एग्जाम्पल, नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल पूछे तो क्या होता है?
हिमालय, भारत में हिमालय जो है नवीन पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत। और ये जो अरावली जो पर्वत है ये अवशिष्ट पर्वत इसको कहा जाता है, सबसे प्राचीन पर्वत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की सबसे पहले खोज करने वाले यात्री कौन थे? तो इनमें से बताना है कि भारत की खोज सबसे पहले किसने की थी, यानी समुद्री यात्राओं को पार करते हुए सबसे पहले जो यात्री जो भारत में आया था वो कौन था? तो वो वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा। ये सन 1498 में आया था भारत में। कब आया था? 1498 में। इस समय पे भारत में आया था। और इससे पहले जो अमेरिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कोलंबस। और कोलंबस जो हैं ये अमेरिका पहुंचे थे 1492 में पहुंचे थे। क्लियर हो गया हो कि दोनों क्वेश्चन? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जुलाई, 8 अगस्त को, 9 सितंबर को और 10 सितंबर को। तो इनमें से बताना हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। और ये मनाना शुरू कब से हुआ? ये हुआ 2014 से। कब से हुआ? 2014 से। और किसने इसकी शुरुआत की है? तो उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो समझ में ना आए तो पॉज करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां फैली हुई है। तो जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं ये किस भारत के किस राज्य में है? मिजोरम में है, असम में, अरुणाचल और मेघालय। इनमें से किस में है? तो ये है मेघालय में। अधोलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से बताना जो सम्मिलित नहीं है, जो मैच नहीं कर रहा है। बॉमडीला दर्रा जो है ये दर्रे हैं सारे। दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच एक संकरा रास्ता होता है। बॉमडीला जो दर्रा है ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये बिल्कुल सही है आपका। और सिपकीला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ये भी बिल्कुल सही है। और जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन नाथुला दर्रा जो है वो मेघालय में नहीं बल्कि सिक्किम में है। हमारा ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। याद रखिएगा, मेघालय में नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा यानी जो भाग भारत का जो भाग जो है भारत का जो समुद्र से लगा हुआ भाग है। इस तरीके से भारत का मैप है, यानी जो समुद्र से लगा हुआ। आपको पता है इधर क्या है? इधर जो है वो आपका अरब सागर है और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। और पूरी जो तटरेखा है वो ये आपको दिख रही है। तो इस तटरेखा की यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो दोस्तों वो कितनी है? वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। नोट डाउन करें, 6100 किलोमीटर भारत की जो ये तटरेखा है ऊपर इसकी लंबाई है। लेकिन कुल लंबाई नहीं है। तटरेखा की कुल लंबाई नहीं है ये कौन सी लंबाई है? ये केवल गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी और यहाँ से लेकर के इस यहाँ तक की टोटल लंबाई 6100 किलोमीटर है। मतलब इतना जो एरिया है। इसके बाद के जो एरिया हैं वो कौन से हैं जिनमें तटरेखा आती है? तो आपको पता है कि अरब सागर में हमारे द्वीप समूह स्थित है जिसका नाम है लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप के पास भी अपनी तटरेखा होगी। और यहाँ पे कौन सा द्वीप है? यहाँ पे है आपका इस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसकी भी तटरेखा है। तो इन दोनों की तटरेखा को जब मिला दिया जाएगा तो ये कितना बनेगा? तो ये बनेगा आपका 7516 7516 किलोमीटर। तो भारत की जो कन्याकुमारी तक जो लंबाई है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। कभी यही पूछ लिया जाता है, लेकिन कभी कभी कुल पूछ लिया जाता है 7516। और कभी कभी दोस्तों इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि इसमें पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ का है? ये गुजरात का पोर्शन है। और गुजरात की जो तटरेखा है वो बहुत ही ज्यादा लंबी है। तो सबसे लंबी भारत में तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। इसमें हमारे इतने क्वेश्चन बने। अगला क्वेश्चन,
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7,516 किलोमीटर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है। यहाँ पे कुल पूछा गया है तो कुल लंबाई ये है, और इसमें ऑप्शन जो है वो 6,000 दे रखा है, जबकि 6,100 किलोमीटर भारत की ऊपर के तट रेखा की लंबाई है। भारत में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों से वर्षा होती है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कोरोमंडल तट और उत्तरी भारत। ये कहाँ पे, किस भारत के किस भाग में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों के द्वारा वर्षा होती है। तो आपको पता है भारत की जो भारत का कुछ आकार इस तरीके का है, थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, कुछ इस तरीके का है, अभी ऐसे ही बना देता हूं। इस तरीके का। तो देखिए ये आपका उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें बोल रहा है। तो इसका जो भारत का जो उत्तर पूर्व दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा कौन सी हो जाएगी भारत की, तो हम इसमें ये खींच लेते हैं और उत्तर पूर्व देख, ये आपका हो गया उत्तर, उत्तर, और ये हो गया आपका पूरब, और उत्तर पूरब कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। यानी यहाँ से जो पवनें चलती है, इस दिशा से जो पवनें चलती है, उनके कारण भारत में कहाँ पे वर्षा होती है, मतलब किस भाग में। ये हो गया आपका उत्तर भारत, ये हो गया आपका उत्तर भारत, ये हो गया आपका तमिलनाडु का जो हिस्सा है, कौन सा वाला, ये हो गया आपका तमिलनाडु का हिस्सा, यहाँ पे ये तमिलनाडु का हिस्सा हो गया। ये पूर्वी घाट आपका पूरा पूर्वी घाट है पूरा, और ये आपका पश्चिमी घाट। तो बताओ अभी इनमें से कहाँ वर्षा होगी इन पवनों से। ये पवनें इधर से आ रही है, इस तरफ से, इस तरीके से आती है, इस तरीके से आती है, तो कहाँ वर्षा होती है, ये रूस और साइबेरिया से ये पवनें आती है। तो इनसे कहाँ वर्षा होगी, तो इनसे वर्षा होगी आपकी, बता दें कि यहाँ पे लग जाता है इनके पर्वतीय जो अवरोध है वो इनके सामने, इन पवनों के सामने खड़ा हो जाता है। यानी जो हिमालय पर्वत जो अवरोध है ये इन पवनों को रोक देता है, और इन पवनों को रोकते इधर ये पवनें यहाँ से इधर नहीं आ पाती है, जिस कारण से क्या होता है कि जो पवनें इधर से आ रही होती है, जो पवनें इधर से आ रही होती है इस तरफ से, वो यहाँ बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करते हैं, बंगाल की खाड़ी में के सागर से नमी ग्रहण करते हैं, और नमी ग्रहण करते यहाँ पे इस क्षेत्र में वर्षा कर देते हैं। ये तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है इस पे ये वर्षा कर देते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन कि भारत में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों के द्वारा किस क्षेत्र में वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट पर होती है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये मालाबार तट है, और मालाबार तो तट है वो आपकी किन पवनों के कारण मालाबार तट में वर्षा होती है। तो मालाबार तट में अगर पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि मालाबार तट में किन पवनों के कारण वर्षा होती है, तो अरब सागरीय मानसूनी पवनों के द्वारा, जो मानसून इधर से उड़ते हैं अरब सागर से, उनके कारण यहाँ पे पर्वतीय वर्षा होती है। एक चीज और बता दें कि यहाँ से जो पवनें आती है वो इस हिमालय पर्वत से टकरा जाती है, और पर्वत के सहारे आपको पता है कि जब पवनें पर्वत के सहारे ऊपर उठती है तो ऊपर उठ करके ठंडी होकर के नीचे गिर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा। यानी ये पवनें जो है वो इसी क्षेत्र में वर्षा करती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो भारत में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ इसका क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का जो शोक है वो आपका कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है। दामोदर नदी है तो इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। गंगा नदी जो है ये उत्तर भारत की, ये संपूर्ण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फेरल का नियम संबंधित है। फेरल का नियम किससे संबंधित है, आपका रेल मार्ग से संबंधित है, वायु संचार से, वर्षा से, या समुद्री मार्ग से। तो आप लोग जरा गैस करिए फेरल का नियम किससे संबंधित है। तो फेरल के नियम को इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फेरल क्या थे, फेरल कौन थे, एक भूगोलवेता थे जिन्होंने इस तरीके से इन्होंने कहा है कि ये आपका पृथ्वी है
और ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। और जब इन्होंने कहा है कि हम उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा में पीठ करके खड़े हो जाए, यानी अगर पवन इधर से चल रही हो तो अगर हम यहाँ पे इनकी दिशा में पीठ करके खड़े हों तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में पवनें हमारी दाहिनी ओर से भूमध्य रेखा की ओर आएगी। इट मीन्स अगर हम इस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे दाएं ओर से जो हवाएं हैं वो कहाँ की ओर आएगी, भूमध्य रेखा की ओर आएगी। और दक्षिणी गोलार्ध में जब हम पवनों की दिशा में पीठ करके खड़े हो जाए तो हवाएं हमारे बाईं ओर से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, जिसको फेरल का नियम कहा जाता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि फेरल ने क्या कहा था। क्लियर हुआ होगा आपको कि फेरल ने क्या कहा था। तो फेरल ने क्या कहा था आपको समझ में आया ना। दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में मतलब ये आपका हो गया पृथ्वी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मतलब हम जब पवन यहाँ उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा में अगर पीठ करके खड़े हो जाए तो हवाएं हमारे दाहिनी ओर से भूमध्य रेखा की ओर आएगी। मतलब उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर से भूमध्य रेखा की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर से भूमध्य रेखा की ओर जाएगी। ये पवनों का जो नियम इन्होंने दिया था, हवाओं से संबंधित जो नियम इन्होंने दिया था, ये फेरल ने प्रतिपादित किया, एक भूगोलवेता थे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि फेरल का जो नियम है वो किससे संबंधित है। क्या रेल मार्ग से संबंधित है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेल मार्ग का तो कहीं नाम ही नहीं आया। वायु संचार से संबंधित है? बिल्कुल हाँ, वायु संचार से संबंधित है। वायु का संचरण से संबंधित है। वायु किस तरीके से किस दिशा में जा रही है, उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में जा रही है और दक्षिणी गोलार्ध में किस दिशा में जा रही है। तो ये आपका फेरल ने इसको बताया था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पवन की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। पवन की गति को, हवा को मापने वाला, उसकी स्पीड को, हवा की स्पीड को कौन सा यंत्र इनमें से मापता है। बैरोमीटर, एनोमोमीटर, रिक्टर स्केल और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है वो पवन की गति को मापने वाला यंत्र है और वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है, बैरोमीटर। और ये रिक्टर पैमाना क्या है, ये आपको पता ही होगा, भूकंप को मापने का एक पैमाना होता है। और यंत्र, भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ। और ये एक पैमाना होता है, एक स्केल होता है उसमें, जो उसकी तीव्रता को, भूकंप की तीव्रता को मापता है। अगला क्वेश्चन, तो पवन की गति को मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर। अश्वाक्षांश किस पेटी में स्थित है। अश्वाक्षांश किस पेटी में स्थित है। तो अश्वाक्षांश भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च दाब। तो ये आपके अश्वाक्षांश किसको कहा जाता है। ये आपका जो ये पृथ्वी है इसमें जो अक्षांश है, जिसमें जो अश्वाक्षांश है, ये किस भाग को कहा जाता है। आपको पता है यहाँ पे कौन सी रेखा है, ये आपकी होगी मकर रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा, ये आपकी होगी कर्क रेखा और ये आपकी होगी मकर रेखा। ये थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका भूमध्य रेखा और ये हो गया आपका कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा। ये हो गया आपका 0 डिग्री और ये हो गया आपका 23.5 डिग्री। 23 कर देता हूँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि अश्वाक्षांश किसको कहते हैं। अश्वाक्षांश क्या होता है, जब जो हवाएं हैं, अगर भूमध्य रेखा पर जब हवाएं चलती है तो भूमध्य रेखा पर हवाएं क्या हो जाती है, ये जब ऊपर उठने लगती है तो अधिक तापमान के कारण, क्योंकि आपको पता है कि वर्ष में अधिकांश बार भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिस कारण से क्या होता है, भूमध्य रेखा पर ज्यादा गर्मी होती है। और गर्मी में क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो हल्की होकर के ऊपर उठने लगती है अत्यधिक तापमान के कारण और फैलने लगती है। और वहां से जो हवाएं क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हवाएं हल्की होकर के फैलेगी तो वायुदाब कैसा पाया जाएगा, निम्न। कैसा पाया जाएगा, निम्न वायुदाब पाया जाएगा, निम्न।
लेकिन ये निम्न, यहाँ पे तो निम्न वायुदाब है, लेकिन जो ये हवाएं यहाँ से उड़ती है, ये हवाएं कहाँ चली जाती है, सीधे यहाँ से ये उड़ा करके, हवाओं को उड़ा करके, इनको हवाओं को, हवा जो चलती है वो कहाँ बैठ जाती है, जो धूल कंकड़ पत्थर जो हवा के साथ जो निकलते हैं वो कहाँ बैठ जाते हैं, वो आपके 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच, यानी इस एरिया में लगा लो, इस एरिया में वो यहाँ पे ये पवनें क्या हो जाती है, बैठ जाती है, मतलब यहाँ पे ये पवनें नीचे उतरती है, और यहाँ पे जब ये पवनें नीचे उतरती है तो यहाँ पे वायुदाब कैसा होगा, उच्च वायुदाब पाया जाता है, उच्च। तो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच वायुदाब कैसा पाया जाता है, उच्च। और 30 से 35 डिग्री अक्षांशों को ही हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं, चाहे ये उत्तरी गोलार्ध में हो, और यहाँ भी बनता है, यहाँ भी इसी गोलार्ध में 30 से आपका 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भी आपका क्या बनेगा, उच्च वायुदाब। एक बात और है, क्या होता है, आपका जो ये भूमध्य रेखा यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, और उसके बाद उपोष्ण उच्च वायुदाब कौन सा होता है, यही वाला जो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों वाला क्या होता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब होता है। और उसके बाद उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है दोनों और दोनों गोलार्धों पर वायुदाब कैसा होता है, उच्च। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि दोनों गोलार्धों पर या ध्रुवों पर कैसा वायुदाब पाया जाता है, तो वायुदाब कैसा पाया जाता है, उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा, और इसका जो आंसर है वो आप लोग बताइए, गेस करिए कि कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, अश्व अक्षांश किस पेटी में स्थित है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, किसमें होगा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण कौन सा हो गया, ये आपका जो भूमध्य रेखा पर जो क्षेत्र होता है, ये वाला, ये कौन सा होगा, ये होगा आपका उष्ण कटिबंध। और इसके बाद जो आने वाला अगला क्षेत्र होगा, ये कौन सा होगा, उपोष्ण कटिबंध। तो ये उपोष्ण कटिबंध वाला जो क्षेत्र होता है वो उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, और उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र कैसा होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। शीत कटिबंध का क्षेत्र कैसा होगा, जो ध्रुवों पर पाया जाएगा, वो कैसा होगा आपका, वो उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा।